नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 26 जून 2024 और आज जो है आपका फेज 12 का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जल्दी नहीं प्राप्त हो रहे थे। सभी क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा टुकड़े टुकड़े में भेजे गए। एक नीतीश कुमार करके लड़का है, ये बहुत सारा क्वेश्चन भेजे हैं, तो जब क्वेश्चन हो गए सफिशिएंट तभी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, वैसे हवाबाजी करने तो नहीं आता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन उनके साथ जो फैक्ट होता है वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। न सिर्फ एनालिसिस में, आपके जीवन में जो भी आप एग्जाम दोगे हर जगह आपको काम आएगा। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए प्रथम शिफ्ट में क्या क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर से बता दूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। एक अगर सैनिक सम्मान योजना की बात कर लें, जो मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताया हूं, बाद में कि मुझे जितने भी क्वेश्चंस प्राप्त हुए हैं सभी के सभी क्वेश्चन अपना एकमात्र है ना हरफन मौला इस ई बुक से है। ठीक है, जब शुरू में कहते रहते हैं कि भाई ले लो पढ़ लो काम आएगी, तो कोई नहीं सुनते क्योंकि चैनल छोटा है। और जब से एग्जाम होने लगे हैं और जब एग्जाम में भर के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इतना भीड़ लगे रहते हैं कि बंद कर देता हूँ, मतलब देना, मतलब परेशान हो जाते हैं ना, इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं। आप लोग भी लेके जो है अपनी सपना को साकार कर सकते हैं और बिना किसी पेड क्लास, बिना किसी के चक्कर कहीं गए काटे अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको चाहिए, ये मोबाइल नंबर है या फिर इसी मोबाइल नंबर का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों से आपको सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना है। चाहे मोबाइल नंबर से थ्रू कीजिए, चाहे आप लिंक क्लिक करेंगे फिर भी आपको व्हाट्सअप पे ही ले जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, इसके ओरिजिन से लेके आज तक की जो योजना चल रही है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था डिजिटल शक्ति 40 योजना, अगर आपको याद हो, वहीं पे मैंने बात कर लिया था। ये तो अभी हमारे क्लास ख्याल से 7वां या 8वां क्लास में है, 30 सेट वाले में। ठीक है, तो जयंती पटनायक जी हो जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा ये राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होती है, ये संवैधानिक निकाय है कि नहीं, आप लोग मन में विचारेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि संवैधानिक निकाय उसे कहते हैं, अगर देहाती भाषा में बात करें तो, जिसकी बारे में कोई ना कोई उपबंध संविधान के अंदर किया गया हो, खास करके आर्टिकल अलॉट करके। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक है या नहीं, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, है ना। तो 1990 के अधिनियम के अनुसार 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है, काफी लंबे समय से। महिला आयोग के वर्तमान में एक डिजिटल शक्ति 4.0 योजना चलाते हैं, जिसमें साइबर के दुनिया में या फिर इंटरनेट के दुनिया में महिलाओं को जागरूक करने के लिए चलाया गया यह मतलब मिशन है किसका, राष्ट्रीय महिला आयोग का, डिजिटल शक्ति 4.0। इसके अलावा एक शक्ति योजना भी मैंने आपको बताया था। जब यहाँ पे डिजिटल शक्ति आया तो खाली शक्ति योजना भी है। ये शक्ति योजना कर्नाटक राज्य के अंदर चलाया जा रहा है, जहाँ पर महिलाओं को है ना फ्री में सरकारी बसों में ट्रैवल की परमिशन दी जाती है। नरेगा की स्थापना नरेगा एक्ट 2005 के अनुसार 2006 में किया गया था। 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। यह 100 दिनों का गारंटी रोजगार प्रदान कराता है और ये भारत ही नहीं, एशिया में सबसे लंबी गारंटी रोजगार प्रदान कराने वाली एक जो है स्कीम है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे 1935 में। अगर भारतीय गवर्नर कहेंगे तो सीडी देशमुख साहब होंगे। इनके अलावा बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष 1928 में आर ग्रैंट गोवन, 1928 कहने का मतलब स्थापित उस साल हुआ था। ठीक है, भारतीय ओलंपिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा साहब 1927 में, अर्थात यह 1927 में स्थापित हुआ था। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं आपके रोजर बिनी और वर्तमान में आईओसी इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं पीटी उषा मैडम। ठीक है, जो प्रथम महिला अध्यक्षा भी हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, आपके काम बनेंगे। लिंकिंग प्रोसेस आप हमारे पास सीखे नहीं तो मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। कोई भी चीज को मैं लिंक करके बताता हूँ, एक क्वेश्चन से 2500 क्वेश्चन याद रखने का तरीका बताता हूँ और एक जैसे फैक्ट एक ही साथ देता हूँ, तो इससे भी आपको सहूलियत होती होगी। राष्ट्रीय आय समिति 1949 के प्रथम अध्यक्ष पीसी महालनोबिस साहब थे। सीजीएल में भी ये पॉइंट आ चुका है पास्ट में। ठीक है, अगला प्रश्न एक पूछा गया था, ओलंपिक खेल 2024 कहाँ होंगे। देखिए, ओलंपिक खेल यहाँ पर भी मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा हूँ, क्योंकि भी हाल में ही बताया हूँ। 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी किस देश में की जाएगी, पेरिस में की जाएगी। 2024 ओलंपिक पेरिस में कराए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होगा, ये आप लोगों के लिए छोड़ के रखा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको ये भी बताया था है ना कि मैरी कॉम को भी एक पोस्ट जो है यहाँ पर मिला था, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया किसी कारणवश, किसी व्यस्तता के बस। ठीक है, और वहाँ पर मैंने ओलंपिक में ध्वजवाहक भी
बताया, कितने नए खेल शामिल होंगे वो भी बताया, कितने नंबर के ओलंपिक होंगे ये भी बताया, ओलंपिक का इतिहास भी बताया। आज टेलीग्राम पे कोई बच्चा जयपाल सिंह मुंडा वाला जो है स्क्रीनशॉट करके बोल रहे हैं कि जिनको आपके पढ़ाई पे शक हो ये रहा है ना, उनके लिए मुंह तोड़ जवाब। तो ऐसा नहीं करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। देखिए जब आदमी कुछ अच्छा करने लगता है तो आलोचक की कमी नहीं होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से आप करते रहिए, आलोचक का मुंह खुद ही बंद हो जाएगा अगर आप सफल वगैरह हो जाते हो तो। ठीक है भाई, तो चुपचाप सहते रहना चाहिए। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में कराए जाएंगे, बता दिया था। 2024 में जो नए खेल आएंगे ये कौन कौन से आएंगे, तो ये आपका जो है क्रिकेट आएगा, है ना, स्केट बोर्डिंग आएगा, ये स्पोर्ट क्लाइंबिंग एक ही में रखिएगा, ठीक है, सफरिंग आएगा और ब्रेकिंग आएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि कितने खेल को ऐड किया जाएगा 2024 वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, तो 5 गो। इससे पहले टोक्यो में ओलंपिक हुआ था जहां पे भारत को 7 गो पदक प्राप्त हुआ था, 1 गो स्वर्णों प्राप्त हुआ था। अभी ये अपना भाला फेंक का जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा। ओलंपिक खेल में भारत 1900 से एंट्री कर रहा है। 1900 की ओलंपिक कहाँ हुई थी, तो यह पेरिस में ही हुई थी और यह दूसरी ओलंपिक थी, ठीक है। ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 एथेंस से हुआ था, ग्रीक से हुआ था, उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं किए थे। भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड 1928 में जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में हॉकी टीम ने दिलाया था। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम वर्तमान में किस भारतीय राज्य में है, तो आप कहेंगे झारखंड में। झारखंड में बिरसा मुंडा स्टेडियम भी है, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम कहेगा तो झारखंड, बिरसा मुंडा, है ना, बिरसा मुंडा, हाँ बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहेगा तो आपका हो जाएगा राउरकेला, यहाँ पे उड़ीसा के अंदर, जहाँ पे आपके हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। तो बिरसा मुंडा वेरी करता है, 2 जगह आपके स्टेडियम है। इनके अलावा बिरसा मुंडा के जन्म जो आपका 15 तारीख आता है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ओलंपिक में अब तक भारत को 8 स्वर्ण पदक मिला है सिर्फ हॉकी खेल के अंदर। वैसे टोटल 10 स्वर्ण पदक मिले हैं। पहली बार हॉकी खेल के अंदर आया था 1928 में, आखिरी बार आया 1980 में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा करने वाले, पहले गोल्ड की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, तो अभिनव बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक 2008 में, है ना, तो किस खेल में, तो निशानेबाजी या शूटिंग में। रजत पदक व्यक्तिगत रूप से जीते थे राजवर्धन सिंह राठौर, किस खेल में, तो शूटिंग में। और कब, तो 2004 में। कहां पे हुआ था ओलंपिक, एथेंस में हुआ था, ग्रीक में हुआ था। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले प्रथम व्यक्तिगत खिलाड़ी ये 1952 में केडी जादव, खसोबा इस प्रकार से नाम है इनका, महाराष्ट्र के, है ना। ये हेलेंसिकी में ये ओलंपिक हुआ था। कहां पे हुआ था, हेलेंसिकी में जो है ये ओलंपिक आपका हुआ था 1952 में। वहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीते और व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने। ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली महिला व्यक्तिगत रूप से कर्णव मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग के अंदर जीती थी। आगामी शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली के मिलान और कर्टिना में होगा, ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, सैनिक सम्मान योजना किससे संबंधित है। सैनिक सम्मान योजना क्या हुआ पास्ट में 1969 में, जो भी स्वतंत्रता सेनानी, है ना, देश हित के लिए जेल गए, खास करके सेलुलर जेल जो अंडमान में है, जिसे काला पानी भी कहते हैं, तो वहां पे जो भी आश्रित उनके अभी हैं वर्तमान में, तो 1969 में एक योजना चलाया गया कि इनको आर्थिक रकम दिया जाएगा उनके परिजनों को, ठीक है। इस योजना को वेरी किया, बाद में अलग अलग समय पे अलग अलग नाम दिया गया। जैसे 1980 में इसे उदार योजना कर दिया गया और 2017-18 में इस योजना को नाम बदलकर आधुनिक नाम दिया गया, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। योजना की वित्तीय वर्ष 2021-22 में फिर एक बार चर्चा में आया और इसको जो है 2025-26 तक बढ़ाए जाने की बात कही गई। तो जो भी चर्चा में आता है तभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो आप कहेंगे कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। मतलब वहां का कोई भी सुनवाई कहां पे होगा, कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर होगा। अंडमान निकोबार में देश की सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क है और देश के सबसे बड़े नेशनल पार्क कौन से है, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल ये मैं बताया हूँ, याद करने की तरीके भी बताया हूँ कि भाई 8 डिग्री चैनल जो है दोनों प्रथमाक्षरी समान लेता है। देखिए मालदीव से मिनिकोय दोनों मोमो है। 9 डिग्री चैनल दोनों प्रथमाक्षरी विषम रहता है, लक्षद्वीप से मालदीव, इसमें कौन सा दोनों समान तो नहीं है। और 10 डिग्री चैनल छोटका से बड़का, लिटिल अंडमान से कार निकोबार को जोड़ता है। अंडमान निकोबार में और भी चीज अगर आप खोज रहे हैं तो आप सही खोज रहे हैं, सैडल पिक खोज रहे हैं, है ना, वैरन द्वीप खोज रहे हैं जो एकमात्र सक्रिय जो
ज्वालामुखी है अपना इंडिया का, वैरन द्वीप ये अंडमान में है, सैडल पीक है, स्वराज द्वीप है ना, स्वराज द्वीप है, शहीद द्वीप है, शहीद द्वीप भी है आपका अंडमान में, गैलेटिया नेशनल पार्क है ना, गैलेटिया नेशनल पार्क है। ये सभी के सभी कहाँ पे मिलेंगा, तो अंडमान निकोबार में मिलेंगा। इनके अलावा यूपीएससी के सदस्यों के किस निधि से भुगतान किया जाता है, कुछ समझ में नहीं आए तो संचित निधि आंसर लगाना है। कितनी बार बताया हूँ, जो भी बड़े बड़े की पोस्ट होते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आए कि इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो संचित निधि से। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी है और आपको संचित निधि मारना पड़ रहा है आंसर, तो राज्य सरकार के समेकित निधि या संचित निधि से। तो इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं थी जो बच्चे जो छोड़े होंगे, है ना। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि आपको पता है इनके लिए आर्टिकल अलॉट है। इनके अलावा यूपीएससी में सदस्यों की रिटायरमेंट की एज जो है 6 साल अगर आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी अवधि 65 वर्ष हो जाती है तो आपको जो है ना रिटायर कर दिए जाएंगे। यूपीएससी के सदस्यों और वेतन की जो पेंशन भत्ता है ये समेकित कोष से खर्च किए जाते हैं, इस प्रकार के संसद के बोर्ड के अधीन नहीं है। यूपीएससी का अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने के बाद भारत सरकार के किसी भी अन्य रोजगार के हकदार नहीं होंगे बाद में। जैसे आपने यूपीएससी के अध्यक्ष के पद संभाल लिया अभी, है ना, जैसे मनोज सोनी साहब, तो बाद में जो है कोई अन्य पोस्ट पे नहीं जा सकते हैं, ये एक जो है बाध्यता है। इस प्रकार से यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। बात रही यूपीएससी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो अनडिसाइडेड है, अभी ऐसा नहीं है कि 5 गो होगा, है ना, वो जो है ज़्यादा भी हो सकता है। इनके अलावा जो यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, हाँ बता ही दिया ना कि राष्ट्रपति के द्वारा आते हैं। इनके अलावा संविधान के वर्तमान में अगर आपसे कहे कि इंडिया में यूपीएससी की शुरुआत कब हुई, तो 1926 बताना, 1926 बताना, ठीक है। और सिविल सर्विस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा संविधान में प्रस्तावना में अब तक कितनी बार जो है संशोधन किए गए हैं, तो 1 बार किए गए हैं। प्रस्तावना में संविधान संशोधन सिर्फ 1 बार किए गए हैं। अगर आप दूसरे लैंग्वेज में इस चीज़ को समझे तो ये क्वेश्चन सभी को आता था, जो महारथी छोड़ के आए, मतलब दिमाग नहीं लगा रहा है पढ़ने में। आपको पता है ना कि अखंडता और जो समाजवादी शब्द है वो कहाँ पे जोड़ा गया था, है ना, तो कहाँ पे जोड़ा गया था, तो उससे भी आप जो है आराम से पता कर सकते थे। मतलब कोई भी संशोधन मतलब क्या है ना, संशोधन मतलब क्या है ना, उसमें कोई चीज इंक्लूड करना, निकालना, एक तरीके से आप समझ सकते हैं छेड़छाड़ करना। मतलब कोई चीज अच्छा बुरा, मतलब कोई चीज गलत इंपैक्ट कर रहा है या फिर पूरा एरिया को कवर नहीं कर पा रहा है जितना होना चाहिए, तो उसे निकाल के उसके जगह पे नया चीज डालना, मतलब उल्टा पुल्टा, मतलब कुछ ना कुछ समावेशन या निकालने को ही आप संशोधन कहते हैं। और क्या कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप रेलवे में काम करेंगे तो आपने रेलवे में जो बड़े बड़े टैंकर होता है, आपने देखा होगा, इस प्रकार से जो टैंकर रहता है आपका, पेट्रोल की टैंकर या फिर कोई गैस वगैरह जाता रहता है, उसके ऊपर लिखा रहता है लूज शंटिंग ना करें। आपने देखा होगा गांव घर में, है ना, लूज शंटिंग ना करें। तो यहाँ पे जो शंटिंग का इस्तेमाल हुआ है, जब तक मैं रेलवे में नहीं था मैं सोच रहा था कि इसका मतलब क्या होता होगा, है ना। शंटिंग का मतलब होता है डब्बे को काटना, छांटना, जोड़ना। इंजन चाहे डब्बा, कोई भी रेल का जो पोर्शन होता है उसको काटेंगे, छांटेंगे, नया जोड़ेंगे, कोई हटाएंगे, तो उस सभी विषय को शंटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा रहता है कि लूज शंटिंग न करें। शंटिंग 5 प्रकार के होते हैं, उनमें एक लूज शंटिंग भी होता है, जिसमें ढलाई से डब्बा को छोड़ दिया जाता है और जहाँ पे जोड़ना हो वहाँ आके धीरे धीरे छोड़ा जाता है, वहाँ अटकता है। तो ऐसे शंटिंग करने से पेट्रोल वाली गाड़ी में मना किया जाता है, नहीं तो उझक के पेट्रोलवा बाहर निकलेगा और हानि होगा, ठीक है। तो चलिए वो तो अलग बात है। यहाँ पे आ जाते हैं, संविधान की प्रस्तावना में 1 बार आपको संशोधन किया गया है 1976 में, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां, देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे प्रियम्बल या उद्देश्य का भी कहते हैं, उद्देश्य का, ठीक है। और इसे भारतीय संविधान का कुंजी भी कहते हैं, भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं, पहचान पत्र, ठीक है। तो ये प्रस्तावना है। इसके अलावा जो अंबेडकर साहब संविधान का आत्मा माने हैं, वो आर्टिकल 32 है, वो एक अलग बात हो जाती है। तो संविधान में जो प्रस्तावना है अमेरिका से आया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहेगा, लैंग्वेज कहेगा, तो ये जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही एकता, राष्ट्र की एकता शब्द में एक चीज और जोड़ दिया गया कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। ये इसी चीज को थोड़ा विस्तृत कर दिया गया, राष्ट्र की एकता को, और धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जो है जोड़ा गया। पहले यहाँ पे संप्रभु हुआ करता था। इनके अलावा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संसद के कार्यकाल को भी 1 बार बढ़ाया गया था। आने वाले समय में एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करेगा
कि भारतीय इतिहास में संसद के कार्यकाल को कितने बार बढ़ाया या घटाया गया है, तो बताना एक ही बार बढ़ाया गया है। एक क्वेश्चन इसी फॉर्म में और आपसे पूछता है कि 12 पंचवर्षीय योजना में कौन सी पंचवर्षीय योजना रहा जिसका कार्यकाल सबसे कम निर्धारित किया गया था, तो आप कहोगे जो है ना, आप क्या कहोगे, पांचवा पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक के लिए ही गठित किया गया था। ठीक है भाई, है ना। ये तुरंत क्लिक कैसे होगा, जब आप पढ़ोगे। ठीक है, मैं बहुत बड़ा जिंदगी में तीर तो नहीं मारा, लेकिन जितना भी किया पूरे शिद्दत से किया। ठीक है, इसके अलावा है ना, तो आपको भी मैं यही सिखाना चाह रहा हूं कि जो भी करो शिद्दत से करो। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे शुरुआत में 10 प्रकार के जोड़े गए थे, परंतु वर्तमान में आप 11 मौलिक कर्तव्य सुन रहे हैं। तो ये जो 11 मौलिक कर्तव्य है, ये 86वां अमेंडमेंट के द्वारा जो 2002 में होता है, इसके तहत आर्टिकल 51 के 1-11 यानी लास्ट में जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित है, जो प्रावधान करता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को शिक्षा दिलाना उनके पेरेंट्स या उनके पालनहारा का कर्तव्य होगा। इसी प्रकार से एक आर्टिकल 21 का ए है, इसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा लेना उन बच्चे का फंडामेंटल राइट है जिन पे यह शिक्षा आरोपित होगी, है ना। इनके अलावा 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान का दर्जा भी दिया गया है। इसके अलावा भारत में कितने महाजनपद हैं, तो 16। और कौन से महाजनपद की राजधानी कहाँ है, वर्तमान में यह महाजनपद किस नगर में है, किस राज्य में है, सभी बात हमने कर लिया था। जिनको विश्वास नहीं है, यूपी पुलिस क्लास नंबर 19 देखिए, बीएसएससी क्लास नंबर 27 देखिए, और एसएससी के भी कई सारे यू बुक वगैरह में भी है, और कई जो चल रहे हैं क्लास वहां पर भी जिक्र कर लिया। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आता है। 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय में वर्णित है, और मैं लिमिट में ही दूंगा, ये नहीं कि समुद्र दे दिया पूरा किताब 4 गोनी पटक दिया, लो पढ़ लो पास हो जाओगे, तो ऐसे तो सब पास हो जाएगा, लेकिन इतना क्षमता भी तो होना चाहिए कि 4 गोनी पढ़ लूं। तो मैं सागर में गागर वाला चीज ही दूंगा भाई। मैको त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश से है मैको। राजा सलहेज, जैसे मैक टाइसन ऐसा ही मैको, है ना। मैक टाइसन है ना, एक लड़ते थे, है ना। राजा सलहेज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, बिहार में। ये अपने टॉपिक बैच का मैंने ये कॉपी कर लिया है बहुत सारा, जहाँ से मैंने आपको है ना 100 या 124 इंपॉर्टेंट त्यौहार बताया है, वहाँ से कॉपी कर लिया है टॉपिक बैच वाला जो आपको मिलेगा ई बुक के साथ, वहाँ से। मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में, तो जैसलमेर में। फुलैच त्योहार हिमाचल प्रदेश में। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में। लेकिन पुष्कर त्योहार कहेगा तो क्या बताया हूं, जम्मू कश्मीर में होता है पुष्कर त्योहार। अब पुष्कर मेला राजस्थान में होता है, इसे ऊंट मेला भी कहते हैं। हाथी उत्सव राजस्थान के जयपुर में होते हैं। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अंतिम महीने में कौन सा त्योहार मनाते हैं, होली, फागुन में, है ना। गुजरात के किस जिले में मोढेरा नृत्य महोत्सव होता है, तो मेहसाना में, है ना। मेहसाना गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर भी है, और ये मोढेरा जो है इंडिया में सौर ऊर्जा से संचालित पहला गाँव भी है। पंजाब में मनाए जाने वाली लोहड़ी कब मनाते हैं, 14-15 जनवरी को, क्योंकि ये मकर संक्रांति के समय होता है। शास्त्रीय संगीत उत्सव तानसेन समारोह कहाँ होता है, ग्वालियर में। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। सोलुंग और मोपिन त्योहार कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में। लाहो बांग्ला त्योहार कहाँ पे होता है, मेघालय में। तो वहां से कुछ कट कर लिए थे 10 त्योहार जो आपको काम आएंगे। इनके अलावा गांधी इरविन समझौता या तो पूछा है या तो पूना पैक्ट पूछा है। बच्चे बताएंगे दोनों में से कौन पूछा है, मैं यहाँ पे दोनों को जो है आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के साथ हुआ था। वहीं पे पूना पैक्ट जो है 1932 में भीमराव अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से जब 9 जनवरी 1915 को लौटते हैं तो पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, इसका भी इतिहास बता चुका हूं कि ये आंदोलन कैसे किया गया। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से जो है मिले थे, उनके बाद जो है बिहार के चंपारण आने के लिए उन्हें आमंत्रित किए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके अलावा वहां पे नील की खेती से जो जनता परेशान थे कि भाई 20 हिस्सा में 3 हिस्सा नील की खेती करना है, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा गया था। तो इन जो पद्धति से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और वहां के किसानों को निजात दिलाते हैं। असहयोग आंदोलन 1920, अगर कल होके कोई पूछे कि गांधी जी अफ्रीका से लौटने के बाद देशी स्तर पे पहला आंदोलन कौन सा किया, तो असहयोग आंदोलन बताना, कान खोल के सुन लो। चंपारण सत्याग्रह सिर्फ एक रीजनल है क्योंकि ये सिर्फ बिहार विशेष के लिए ही जाना जाता है, लेकिन असहयोग आंदोलन पूरा इंडिया पर इम्पैक्ट डाला
और असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कई सारे नेतागण अपने पेशा छोड़ के, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, है ना, और बहुत सारे लोग सक्रिय रोल अदा किए, सभी धर्म के लोग रोल अदा किए। ठीक है, इसके अलावा 1930 में आपका दांडी मार्च होता है जिसमें नमक बनाकर कानून को तोड़े थे। ये होता है आपका 12 मार्च 1930। कहाँ से स्टार्ट होता है ये पूछा जाता है तो आप कहोगे साबरमती, है ना, साबरमती, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। और यही साबरमती आश्रम से ही आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग मनाए हैं, अमृत महोत्सव अब नहीं मनाए हैं, मना लिए हम 2023 तक मनाए, तो ये यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इनके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इसी में डू और डाई का नारा दिए थे। भीमराव अंबेडकर संविधान के आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा माने हैं। जो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं इसी का प्रयोग करके करते हैं। आम आदमी खास आदमी, तो हम लोग कैसा आदमी, हम लोग आम आदमी हैं। आप खास हो सकते हैं क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, आप बड़े बड़े जगह जा सकते हैं। आई होप आप जाएँ, मेरा नाम रोशन करें, है ना। तो ये जो आम आदमी है, अगर इनके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये जो है आर्टिकल 32 के यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो है ये भीमराव अंबेडकर साहब है। भीमराव अंबेडकर की प्रमुख पुस्तक वेटिंग फॉर वीजा है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आता है। स्वराज दल का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, लेकिन चित्तरंजन दास इनके प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगर आपसे कोई पूछे कि किस आंदोलन के बंद होने के एवज में स्वराज दल का गठन किया गया तो आप बताना असहयोग आंदोलन जब बंद हो गया। कब बंद हो गया? 1922 में। क्यों बंद हो गया? चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। तब जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास अलग होकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम स्वराज दल था। देखिए शास्त्रीय नृत्य पूछा है, सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यह असम का शास्त्रीय नृत्य है और सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है। कान खोल के सुनेंगे, सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे लेटेस्ट है। शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कौन देता है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। अभी कितने शास्त्रीय नृत्य हैं इंडिया में? तो 8 गो है। एगो हाफ शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका छऊ है। और ये छऊ कितने जगह होते हैं? 3 जगह। कहाँ पे? पुरुलिया, सरायकेला और मयूरभंज, है ना। एगो आपका झारखंड में हो जाएगा सरायकेला, पुरुलिया हो जाएगा आपका बंगाल में, और आपका मयूरभंज हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, इसके अलावा सत्रिय नृत्य का जो शुरू करने का श्रेय है वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो वैष्णव संत सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है शुरू करने का श्रेय, है ना। इनके अलावा 8 शास्त्रीय नृत्य में यहाँ पे हम बात करते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, खास करके इनके टर्म को लेकर काफी बातें उठती है एग्जाम के अंदर। आपको ध्यान रखना है, भरतनाट्यम से उठने वाला शब्द है सातिरट्टम, जाति स्वरम, शब्दम, तिल्लाना, अभंग, त्रिभंग, सभंग, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य भी भरतनाट्यम को कहते हैं। याद रहे, अग्नि नृत्य एक फोक डांस भी है जो राजस्थान के अंदर किया जाता है। ठीक है, उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से होता है और नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण, ये दोनों किताब के नाम है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण, इन दोनों में जो है भरतनाट्यम की जो वाद्य यंत्र वगैरह हैं इनकी चर्च की गई है। देवता की बात करेंगे तो इसमें भगवान शंकर को जो है आराध्य माना गया है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसके शुरू करने का श्रेय वैष्णव संत सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है। कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, लेकिन मोहिनीअट्टम से एक बात निकल के आती है कि सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है और इसे जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है और इसमें भगवान विष्णु जो है आराध्य है। कथक उत्तर प्रदेश के नृत्य है, या फिर ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप इसे होल सोल उत्तर भारत कह सकते हैं, और इसमें जो है हिंदुओं के साथ साथ इस्लाम धर्म के कलाओं का समावेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कथक में, है ना, आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा घुंघरू वगैरह नहीं होता है क्या, तो इसमें देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि इसे जो है अवध के नवाब बाजिद अली का संरक्षण प्राप्त था। ओडिसिया का जो है प्रमाणित नृत्य है और इसका प्रमाण आपको कहाँ पे मिलेगा? उदयगिरी का खंडहर में मिलेगा। उदयगिरी का खंडहर आपका एमपी के अंदर ही है और उड़ीसा के अंदर ही है। तो उड़ीसा वाला जो उदयगिरी का खंडहर है वहाँ पे ओडिसी नृत्य के बारे में जो है आपको साक्ष्य प्राप्त होगा। ये भगवान जगन्नाथ से संबंधित है, देवदासी परंपरा से निर्मित है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, भगवान राधा किशन से संबंधित है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य में है जिसमें दोनों भाव देखने को मिलता है, लास्य और तांडव, है ना, तांडव शंकर और लास्य गौरी, ये दोनों मिलता है। ठीक है, इसके अलावा भरहूत किस धर्म से संबंधित है? भाई अभी मैं मंदिर के नाम पूछ दूं और आपसे पूछूं ये किस धर्म से संबंधित है, ऑब्वियसली आप हिंदू धर्म कहोगे। उसी प्रकार से भरहूत क्या है? जो है आपका स्तूप है, और स्तूप शब्द का इस्तेमाल या स्तूप वाला जगह जो है वो बौद्ध धर्म में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर बौद्ध धर्म होगा। भरहूत स्तूप मौर्य वंश के राजा अशोक द्वारा संरक्षित किए गए थे,
लेकिन पुनरुद्धार रिजुविनेशन का कार्य जो है ये शुंग वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्ता मौर्य है, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्रा शुंग है ना। स्तूप क्या होता है, तो बौद्ध धर्म में जो अंत्येष्टि की चीज होती है, जो उनके धर्म के दृष्टिकोण से है ना सार्वजनिक हित के चीज होते हैं, उनको जहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है वो स्तूप है। ठीक है भाई, इसका आकार कैसा होगा, गोलाकार होगा। इसके अलावा केसरिया स्तूप कहाँ पे है, ये बिहार के अंदर है। सांची का स्तूप कहाँ पे है, सांची का स्तूप एमपी के अंदर है ना। धामे का स्तूप कहाँ पे है, धामेक सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ क्रमशः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जहाँ पे क्रमशः शब्द का जिक्र होता है, इसका मतलब पहला से मैच कीजिए, दूसरा से। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, धमेख जो है आपका उत्तर प्रदेश। में भी आपको क्या सिखा रहा हूँ, आप तो हमसे ज़्यादा होशियार है, क्रमशः, है ना। इसके अलावा भरहित स्तूप एमपी की खोज 1873 में कनिंघम ने किया था, जबकि सांची के स्तूप का खोज 1818 में हेनरी टेलर ने किया था। ये दोनों भी ध्यान रखेंगे, जब एसएससी के आप बड़े पोस्ट का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे इनकी खोज पूछ देते हैं और बच्चा अशोक आंसर लगा के आ जाता है। देखिए, खोज करना और पहले बना होना दोनों में काफ़ी फर्क है। जब आप ईस्वी से भी आप पकड़ सकते हैं कि 1818 ईस्वी में अशोक साहब क्या करने आए होंगे। इनके अलावा हेमिस मठ लद्दाख में है, रुमटेक मठ सिक्किम में है। ठीक है, इनके अलावा राजतरंगिणी का लेखक पूछा आपसे, कल्हण है ना। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है, कल्हण के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद जो है जैनुल आबदीन ने किया था। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। किसे, राजतरंगिणी को नहीं जी, जैनुल आबदीन को, है ना। गीत गोविंदम के लेखक जयदेव हैं, ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि हुआ करते थे। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कवि हरिसेन है, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं, इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इसके अलावा एक कल्प सूत्र भी है। अब ये बुद्ध सूत्र आ गया तो कल्प सूत्र का आना बनता है ना। तो कल्प सूत्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित बुक है और इनके लेखक भद्रबाहु हैं। कौन है, भद्रबाहु, है ना, भद्रबाहु। इनके अलावा नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, ये तीनों के तीनों किताब हर्षवर्धन लिखे हैं और हर्षवर्धन के ऊपर जो किताब हर्ष चरित्र है, इनके लेखक बाणभट्ट है। बाणभट्ट कादम्बरी के लेखक भी हैं। ठीक है, ये मेरा अपना देहाती भाषा ईजाद किया हुआ है, इसीलिए आप ग्रामर पर न जाएं, सिर्फ याद करने और एग्जाम पास करने पे फोकस रखिए। हमारे पास सिर्फ पढ़ने के मुद्दा से आइए। और लोकसभा में सदस्यों की सदस्यता से संबंधित प्रावधान किए गए 84 ऑप्शन में था। लोकसभा भारतीय संसद के निम्न सदन है, बात की पुष्टि आर्टिकल 79 से होती है। आर्टिकल 79 के संसद के बारे में उपबंध है आर्टिकल 79 में, है ना। आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में, आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1951 में हुआ था, लेकिन लोकसभा अस्तित्व में कब आया, तो 1952 में। राज्यसभा भी अस्तित्व में कब आया, तो 1952 में। वर्तमान में 18वीं लोकसभा अभी बना है बीजेपी गठबंधन सरकार, तो ये 2024 से 2029 तक रहेगा, जिनमें हमारा चाचा जी यानी नीतीश साहब का भी अहम योगदान रहा इस बार सरकार बनाने में। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। वर्तमान भारत में 543 वाला लोकसभा चलाए जा रहे हैं। लोकसभा में 20 सदस्य यूटी या केंद्र शासित प्रदेश के लिए आरक्षित रखे गए हैं। लोकसभा में सदस्यों की न्यूनतम उम्र एंट्री सीमा कितनी है, 25 वर्ष है। लोकसभा की सदस्य जो है अपने में से ही एक जो है अध्यक्ष को चुन लेता है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी फैसला स्पीकर करते हैं, है ना। और संसद के ज्वाइंट सिटिंग के अधिवेशन भी स्पीकर करते हैं, लेकिन बुलाते कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं आर्टिकल 108 के प्रयोग करके, है ना। स्पीकर जो है ये सत्ता पक्ष और विपक्ष से भी चुने जा सकते हैं, तो ऐसा कोई नहीं कि जिसकी पार्टी है उसकी ही स्पीकर होगी। ये तो अब वहाँ पे होता होगा, अभी जैसे भी चल रहा है, जैसे ओम बिरला साहब इधर से कांग्रेस के भी है ना। सदस्य के कार्यकाल को 42वां, संसद के कार्यकाल को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एकमात्र बार बढ़ाया गया था, बता दिया। 106वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की आरक्षण निर्धारित की गई है 1/3। राज्यसभा में अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति साहब ही होते हैं। अगला जो है घराना से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जयपुर घराना, कोई भी घराना हो, मैं सभी 7-8 घराने को एक ही जगह बताया हूँ, है ना, और एक नहीं 3 बार बताया हूँ, इसीलिए मैं नया सीरीज में इस चीज को नहीं बता रहा हूँ। तो जो बच्चे से अनुरोध है कि सिर्फ हमारा अपने पहले कोई क्लास भी नहीं देखा, ई बुक भी नहीं लिया, नया क्लास के भरोसे ही है, तो कम से कम वीडियो जरूर देख लीजिए या फिर ई बुक जरूर ले लीजिए, है ना भैया। ये 99 रुपया या 80 रुपया जब आपको एग्जाम पास हो जाओगे ना
तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है 80 लाख में। कितने में? 80 लाख में, ठीक है। और मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूँ मेरे भाई कि इस समय एसएससी का ऐसा कोई कंटेंट आपको किसी भी क्लास में मिलता है तो मेरा ई बुक आप 99 का न लेना, 1999 का उनका क्लास ले लेना, ताकि उनको भी फायदा हो जाए, ठीक है मेरे भाई। अब ये क्या ही कहूँ, कितने परीक्षा से गुजरोगे, है ना। करीब मैं 12-14 एग्जाम तो आपको पढ़ा के दिखवाया और उसमें कितना फ़ायदा होता है ये भी आपके सामने है। फिर भी बच्चे आएंगे व्हाट्सएप पे लंबा चौड़ा बात करेंगे। इतनी बात ना करें, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं और आपके पास तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। जयपुर घराने के संस्थापक अलादिया खान हैं। किराना घराना के संस्थापक कौन है भाई? किराना घराना के अब्दुल करीम खान, है ना। इसे किराना लिखेंगे, किराना, पहले कैराना होता था फिर किराना। इसके अलावा बनारस घराना पंडित राम सहाय, आगरा घराना हाजी सुजान खान। हाजी सुजान खान ना ये तानसेन साहब का दामाद था, है ना, तानसेन साहब का जो है दामाद है ना। और तानसेन के गुरु कौन थे मैं कल ही बताया हूँ। किसी भी बच्चे को अगर याद हो तो जरूर ये जो है लास्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर देना मेरा कि तानसेन का गुरु कौन था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मेवाती घराना के संस्थापक घग्गे नजीर खान। कौन? घग्गे नजीर खान। इसके अलावा ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है? हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान। एक क्वेश्चन बच्चे ने और लिखा है लेकिन क्लियर नहीं है। एक क्वेश्चन ने लिखा है कि कोई एक इंटरनेशनल खिलाड़ी था, उनका कोई आत्मकथा का नाम पूछा था, खिलाड़ी, है ना, इंटरनेशनल खिलाड़ी। तो एक तो मोहम्मद अली का ज़्यादा पूछता है, एक माइक टायसन का पूछता है, और एक आपका यूनिवर्स बॉस यानी क्रिस गेल का जो 6 मशीन है, क्रिस गेल का पूछता है, क्रिस गेल। एक आपका पेले का पूछता है, पेले का, है ना। ये 4 गो हो गया। और एक वो आपका पूछता है श्रीलंका का एक क्रिकेटर है, उनका भी पूछता है। तो बताइएगा कि इनमें से कोई था क्या? मोहम्मद अली, माइक टायसन, क्रिस गेल, पेले, है ना। अभी आपका शेन वार्न भी इस दुनिया में नहीं, तो हो सकता है नो स्पिन भी पूछा हो, तो बताइएगा कि कौन था। तो जो भी प्रश्न प्राप्त हुए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों के सामने एक जोरदार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, है ना। आज के जो भी एनालिसिस की शिफ्ट होगी मैं आगे लाने की कोशिश करूँगा, अभी नहीं तो कल सवेरे लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा मजबूत, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, ठीक है। जय श्री राम। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपको हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं।